स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 द मिडिल इनकम ट्रैप रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई? ए. विश्व बैंक, बी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, डी. कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. विश्व बैंक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 द मिडिल इनकम ट्रैप में आने वाले दशकों में उच्च आय का दर्जा हासिल करने में भारत सहित 100 से अधिक देशों के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वक्फ मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए चल या अचल संपत्तियों का स्थायी समर्पण है। 2. ट्रस्टों के साथ साथ वक्फ को भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत विनियमित किया जाता है। 3. वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है जो संपत्ति अर्जित करने, रखने और हस्तांतरित करने में सक्षम है तथा अदालत में मुकदमा कर सकता है एवं उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वक्फ मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए चल या अचल संपत्तियों का स्थायी समर्पण है, अतः कथन 1 सही है। भारत में वक्फ को वक्फ अधिनियम 1995 द्वारा विनियमित किया जाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है जो संपत्ति अर्जित करने, रखने और हस्तांतरित करने में सक्षम है तथा अदालत में मुकदमा कर सकता है एवं उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आधिकारिक विकास सहायता विकासशील देशों के आर्थिक विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दी जाने वाली सहायता है जिसमें सैन्य उद्देश्यों के लिए ऋण और क्रेडिट शामिल हैं। 2. जापान भारत को आधिकारिक विकास सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आधिकारिक विकास सहायता सरकारी सहायता है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों के आर्थिक विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। इसमें सैन्य उद्देश्यों के लिए ऋण तथा क्रेडिट शामिल नहीं है, अतः कथन 1 सही नहीं है। जापान भारत को आधिकारिक विकास सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है, अतः कथन 2 सही है। दिल्ली मेट्रो ओडीए के उपयोग के माध्यम से जापानी सहयोग के सबसे सफल उदाहरणों में से एक है। अगला प्रश्न है, न्यायालय की अवमानना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. न्यायालय की अवमानना न्यायिक संस्थानों को हमलों और आलोचनाओं से बचाती है तथा इसके अधिकार को कमजोर करने वालों को दंडित करती है। 2. जब संविधान को अपनाया गया था तो अनुच्छेद 19(2) में न्यायालय की अवमानना को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के रूप में शामिल किया गया था। 3. संविधान का अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति देता है, जबकि अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों को यही शक्ति प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। न्यायालय की अवमानना न्यायिक संस्थानों को हमलों और आलोचनाओं से बचाती है तथा इसके अधिकार को कमजोर करने वालों को दंडित करती है, अतः कथन 1 सही है। जब संविधान को अपनाया गया था तो अनुच्छेद 19(2) में न्यायालय की अवमानना को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के रूप में शामिल किया गया था, अतः कथन 2 सही है। संविधान का अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों को यही शक्ति प्रदान करता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भारत में गृह मंत्रालय के अधीन 7 सुरक्षा बलों को संदर्भित करता है। 2. असम राइफल्स एकमात्र केंद्रीय बल है जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के दायरे में नहीं आता है। 3. यह 1835 में कछार लेवी नामक मिलिशिया के रूप में अस्तित्व में आया जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश चाय बागानों और उनकी बस्तियों को आदिवासी छापों से बचाना था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भारत में गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले 7 सुरक्षा बलों को संदर्भित करता है, अतः कथन 1 सही है।
असम राइफल्स केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के तहत एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, अतः कथन 2 सही नहीं है। यह वर्ष 1835 में कछार लेवी नामक मिलिशिया के रूप में अस्तित्व में आया, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश चाय बागानों और उनकी बस्तियों को आदिवासी छापों से बचाना था, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे भारत का सबसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी माना जाता है। 2. भारत में यह केवल राजस्थान में पाया जाता है। 3. इसे घास के मैदानों की प्रमुख प्रजाति माना जाता है जो घास के मैदानों की पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसे भारत का सबसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी माना जाता है, अतः कथन 1 सही है। इसकी आबादी ज्यादातर राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी इसकी कम आबादी पाई जाती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इसे घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति माना जाता है जो घास के मैदान के पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करती है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 2. महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए अपने भाषण में कहा था, करो या मरो, या तो भारत को आज़ाद करो या कोशिश करते हुए मर जाओ। 3. 21 महीने तक आंदोलन में भूमिगत भूमिका निभाने के बाद बाल गंगाधर तिलक को 10 मई 1944 को बॉम्बे में गिरफ्तार कर लिया गया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत छोड़ो आंदोलन, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, अतः कथन 1 सही है। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए अपने भाषण में कहा था, करो या मरो, या तो भारत को आज़ाद करो या कोशिश करते हुए मर जाओ, अतः कथन 2 सही है। 21 महीने तक आंदोलन में भूमिगत भूमिका निभाने के बाद राम मनोहर लोहिया को 10 मई 1944 को बॉम्बे में गिरफ्तार कर लिया गया, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण एक मौद्रिक नीति ढांचा है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2016 में अपनाया था। 2. समायोज्य रुख का मतलब है कि केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए धन की आपूर्ति का विस्तार करने हेतु तैयार है। 3. स्थायी जमा सुविधा एक तरलता खिड़की है जिसके माध्यम से आरबीआई बैंकों को अपने पास अतिरिक्त तरलता रखने का विकल्प देता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण एक मौद्रिक नीति ढांचा है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2016 में अपनाया था, अतः कथन 1 सही है। समायोज्य रुख का मतलब है कि केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए धन की आपूर्ति का विस्तार करने हेतु तैयार है, अतः कथन 2 सही है। स्थायी जमा सुविधा एक तरलता खिड़की है जिसके माध्यम से आरबीआई बैंकों को अपने पास अतिरिक्त तरलता रखने का विकल्प देता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है। 2. HCES में एकत्र किए गए डेटा का उपयोग सकल घरेलू उत्पाद, गरीबी दर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जैसे विभिन्न अन्य व्यापक आर्थिक संकेतकों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण यानी HCES यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हर 5 साल में आयोजित किया जाता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। HCES में एकत्र किए गए डेटा का उपयोग सकल घरेलू उत्पाद, गरीबी दर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जैसे विभिन्न अन्य व्यापक आर्थिक संकेतकों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नोवेल मधुरक प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं और कृत्रिम एवं प्राकृतिक दोनों प्रकार के मधुरक के लाभ प्रदान करते हैं। 2. नोवेल मधुरक में कैलोरी और मधुरकता की मात्रा अधिक होती है जिससे वजन और रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
नोवेल मधुरक, यह प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं और कृत्रिम एवं प्राकृतिक दोनों प्रकार के मधुरक के लाभ प्रदान करते हैं, अतः कथन एक सही है। इनमें कैलोरी और मधुरकता कम होती है, जिससे वजन और रक्त शर्करा में वृद्धि नहीं होती है, तथा ये सामान्यतः कम प्रसंस्कृत होते हैं, जो उनके प्राकृतिक स्रोतों से काफी मिलते जुलते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। उदाहरण एलुलोज, मॉन्क फ्रूट, स्टीविया, टैक्टोज आदि। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। एट्स्केन मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये मंदिर आमतौर पर आयताकार होते हैं और टफेसियस ओपस क्वाड्रेट्रम नीव यानी वर्गाकार टफ एक नरम ज्वालामुखी चट्टान से बने ठोस आधार पर बनाए गए थे। 2. ये मंदिर आमतौर पर शवादान स्थलों के पास होते थे, जो उन्हें अंत्येष्टि प्रथाओं से जोड़ते थे। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।